गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट के कुपोषण वाले टॉपिक पे हम चल रहे थे। हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण क्या होता है और विटामिनें होती हैं, विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और रोगों के लक्षण क्या हैं। आगे पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन कुपोषण के कारण ज़्यादातर बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं और हमें प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कुपोषण नंबर 3, खनिज लवण कुपोषण। खनिज लवण कुपोषण हेडिंग डालें, खनिज लवण कुपोषण। खनिज लवण कुपोषण मतलब भोजन में यदि खनिजों की कमी हो जाए, भोजन में यदि खनिजों की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसे अपन खनिज कुपोषण कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे भोजन में यदि खनिज लवणों की कमी होती है तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसे खनिज कुपोषण कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। भोजन में खनिजों की कमी होगी तो वो खनिज कुपोषण हो गया। अब कुछ खनिजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैल्शियम की। किसकी बात करते हैं? कैल्शियम की। आपको मालूम होता है जो कैल्शियम जो है वो हड्डियों का महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब हड्डियां ज़्यादातर कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग। यदि भोजन में कैल्शियम की कमी हो तो कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियो का मतलब हो जाता है हड्डियाँ, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, पोरोसिस का मतलब होता है, पोर का मतलब होता है पोर का क्या मतलब होता है? छिद्र, ठीक है ना। तो इस रोग में हड्डियों में क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है ना। और हड्डियां जितनी तेज गति से बढ़ती हैं उतनी तेज गति से चटकने लगती है, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे कैल्शियम कोष्ठक में Ca की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियां कमजोर एवं छिद्र हो जाते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में क्या हो जाते हैं? छिद्र। अगर हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, ठीक है ना। तथा हड्डियां जितनी अधिक गति से बनती हैं उतनी
या ऐसे लिखें, उससे भी अधिक गति से चटकने लगती हैं, चटकने लगती हैं। पहला, कैल्शियम खनिज लवण जो है, इसकी कमी से हमारे शरीर में ये वाला फर्क पड़ता है। अगले खनिज की बात करते हैं। अगला खनिज है लोहा। क्या है बच्चों? लोहा, जिसको Fe कहते हैं। लोहा जो होता है हमारे रक्त का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप लोग बता सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में Fe जो खनिज लवण है वो उपस्थित होता है। यदि हमारे शरीर में लोहा या Fe की कमी है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? Fe से होता है। यदि हमारे शरीर में लोहा की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी, ठीक है ना। इस रोग को कहते हैं अपन रक्तहीनता। क्या कहते हैं? रक्तहीनता या फिर रक्त अल्पता कहते हैं। इस रोग में चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? चेहरा पीला पड़ जाता है। लिखेंगे लोहा रक्त में उपस्थित होता है। रक्त में उपस्थित होता है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। आगे लिखें, लोह तत्व की या लोह मतलब Fe की कमी के कारण रक्त में की कमी के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, की कमी हो जाती है, जिसे रक्तहीनता कहते हैं, जिसे रक्तहीनता कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है नीचे, यहाँ लिखेंगे जिसे रक्तहीनता कहते हैं। इस रोग में चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। अगले खनिज लवण की बात करते हैं। अगला खनिज लवण है फास्फोरस। क्या है बच्चों? फास्फोरस। फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P। फास्फोरस, ये हो गया P। फास्फोरस जो खनिज तत्व है वो दांतों का निर्माण करता है और हड्डियों का निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आगे लिखें, फास्फोरस की कमी के कारण दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दांत एवं हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि दांत और हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर इसकी कमी हो गई तो दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी।
अगला खनिज तत्व है अपना आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन आप जानते हैं हमारे शरीर में क्या करता है। आयोडीन जो होता है गले में, आयोडीन क्या करता है, हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कहते हैं अपन थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। किसकी उपस्थिति में करती है? आयोडीन की उपस्थिति में थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जिससे शरीर की क्रियाएं होती हैं। लेकिन आयोडीन की कमी हो गई तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता मंद हो जाएगी ना, क्योंकि आयोडीन नहीं है। आयोडीन नहीं है तो क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित ही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन की उपस्थिति में ही स्रावित होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि का आकार थोड़ा सा फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि थोड़ी सी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं गलगंट या घेंगा रोग। क्या कहते हैं? गलगंट या घेंगा रोग कहते हैं। तो आप लिखेंगे आयोडीन कोष्टक में कैपिटल आई की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता मंद हो जाती है, मतलब धीमी, क्योंकि आयोडीन है ही नहीं ना। क्रियाशीलता मंद हो जाती है जिसके कारण गलगंड या घेंघा या गलघोंटू, एक ही नाम है, या गलघोंटू रोग हो जाता है। गलघोंटू रोग हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आयोडीन की कमी के कारण तो कौन सा रोग होता है? गलगंट या घेंगा या गलघोंटू रोग हो जाता है। ठीक है ना। अगले खनिज तत्व की बात करते हैं। अगला खनिज तत्व है अपना सोडियम। कौन सा? सोडियम। सोडियम कहते हैं Na को। सोडियम क्या करता है? हमारे शरीर में जो मांसपेशी है, मांसपेशी जो होती हैं इनकी क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। मांसपेशियां संकुचित होती हैं, फैलती हैं। जैसे ये मेरे हाथ की मांसपेशी है, ठीक है ना, अब ये संकुचित हो गई, ठीक है ना, अब ये फैल गई, संकुचित हो गई, फैल गई, ठीक है ना। मेरे जबड़े की मांसपेशी है। मांसपेशी क्या होती हैं? हड्डियों से कम मजबूत होती हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में हड्डियां सबसे मजबूत होती हैं और हड्डियों से कम मजबूत क्या होती हैं? मांसपेशियां होती हैं, ठीक है ना। तो सोडियम क्या करता है? मांसपेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। दूसरी बात, अगर सोडियम की कमी हो गई तो क्या होगा? जो तंत्रिका आवेग संचरण है वो कम हो जाएगा, प्रभावित होगा। तंत्रिका आवेग संचरण क्या होता है? हमसे कोई वस्तु स्पर्श करी, ठीक है, तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि हमको किसी वस्तु ने स्पर्श किया है। लेकिन सोडियम की कमी हो गई तो क्या होगा? हमको पता नहीं चलेगा, कम समय में पता नहीं चलेगा, समय लगेगा। क्यों? अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो तंत्रिका आवेग संचरण कम हो जाता है, ठीक है ना। सूचनाओं को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाती है? तंत्रिका पहुंचाती है। उनकी क्रियाशीलता एक तरह से कम हो जाती है, ठीक है ना। तो लिखें सोडियम की कमी के कारण मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशीय संकुचन, कौमा तंत्रिका
आवेग संचरण एवं तंत्रिका आवेग संचरण एवं शरीर का विद्युत अपघटन प्रभावित होता है। विद्युत अपघटन प्रभावित होता है। शरीर का विद्युत अपघटन प्रभावित होता है। ठीक है ना बच्चों, आगे बात करते हैं। अगला तत्व है खनिज तत्व है अगले खनिज तत्व की बात करते हैं। बस इतने ही बहुत हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, खनिज कुपोषण हो गया, ठीक है ना बच्चों। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे जल। क्या हेडिंग डालेंगे? जल के बारे में हेडिंग डालेंगे, वाटर। जल क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। जल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जल के महत्व। जल का महत्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जल का महत्व पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, इसमें लिखें आप लोग हमारे दैनिक जीवन में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे लिखें, इसका उपयोग पीने, बर्तन एवं कपड़े धोने तथा कृषि एवं उद्योगों में किया जाता है। कृषि एवं उद्योगों में किया जाता है। आगे बात करते हैं, हमारा शरीर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां निभाता है। हमारा शरीर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां निभाता है। जल इस कार्य में शरीर की मदद करता है। शरीर की मदद करता है। आगे लिखें, जल के कारण हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं, हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं मतलब भोजन को पचाने वाली क्रिया, ठीक है ना। जब कभी भी हमको ऐसा लगे कि हमारा भोजन पचा नहीं है, ठीक है ना, तो आप पानी पी लें 1-2 गिलास, आपका भोजन पचने लग जाएगा, ठीक है ना। तो जल के कारण हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। सुचारू रूप से चलती हैं। इसलिए
डॉक्टर भी, इसलिए डॉक्टर भी एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। आगे लिखें, यदि आप शारीरिक श्रम मतलब अपने शरीर से ज़्यादा कार्य करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा पीनी चाहिए, तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा पीनी चाहिए। आगे सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय तंत्र सही तरीके से कार्य करता है। सही तरीके से कार्य करता है। सही तरह से कार्य करता है। आगे लिखें, प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में उपस्थित प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में उपस्थित जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अब जहरीले पदार्थ शरीर में क्या होते हैं बच्चों? जैसे एक तरह से मूत्र हो गया। मूत्र में क्या होता है? नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। अगर अत्यधिक मात्रा में जल पिएंगे हम तो मूत्र भी अत्यधिक मात्रा में आएगा, तो अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, ठीक है ना। आगे लिखें, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। आगे लिखें, शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपस्थिति से फुर्ती रहती है। क्या रहती है? फुर्ती। एवं ऊर्जा मिलती है। शरीर में फुर्ती रहती है एवं ऊर्जा मिलती है।
आगे लिखें जिसके कारण थकान महसूस नहीं होती है। जिसके कारण थकान महसूस नहीं होती है। जिसके कारण थकान महसूस नहीं रहती है। आगे लिखें पानी पीने से शरीर में रेशे, कोष्ठक में लिखते हैं तंतु की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। और बीमारियां होने का खतरा नहीं रहता है। देखो, अगर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो गई, प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की क्षमता, अगर इसमें वृद्धि हो गई तो शरीर में बीमारियां भी नहीं होंगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आगे लिखें नियमित रूप से पानी पीने से पथरी का खतरा भी टल जाता है। पथरी का खतरा भी टल जाता है तथा प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर पर अनावश्यक चर्बी नहीं एकत्रित होती है या एकत्रित नहीं होती है। एकत्रित नहीं होती है। अनावश्यक चर्बी एकत्रित नहीं होती है। आगे लिखें बच्चों, आगे लिखें आप लोग, अतः हमको ऐसे लिखें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। आप लोग इसे उतारें बच्चों, ठीक है ना? ओके गाइज, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक प्रश्न आता है पेपर में,
जल के महत्व पर लेख लिखिए। वो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ऐसे उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना बच्चों। आगे बात करते हैं पीने योग्य जल के गुणधर्म। पीने योग्य जल के गुणधर्म देखो ध्यान से। पीने योग्य जल के गुणधर्म क्या होने चाहिए, पहले आप लोग इसमें थोड़ा सा लिखें, हेडिंग डाल लें, फिर इसमें थोड़ा सा लिखें पीने योग्य जल के गुणधर्म निम्नलिखित होने चाहिए। निम्नलिखित होने चाहिए। पहला डैश बना के आप लोग लिखेंगे, पहले समझें कि पीने योग्य जल में आँखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म कण अर्थात वनस्पति नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म कण जैसे धूल के कण वगैरह, वनस्पति क्या होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं, ठीक है ना, वो होने नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो लिखें पीने, ऐसे लिखें आँखों से दिखाई देने वाले, आँखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म कण, आँखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म कण एवं वनस्पति कहते हैं छोटे छोटे पादपों को। लिख लें पादप नहीं होने चाहिए। अगली बात क्या है कि पीने योग्य जल में सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह, ठीक है ना। लिखें पीने योग्य जल में सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होने चाहिए। आगे बात करते हैं कि पीने योग्य जल का जो पीएच मान है वो संतुलित होना चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं पीने योग्य जल जो होता है उदासीन होना चाहिए। मतलब पीएच बराबर कितनी होनी चाहिए, 7। आगे लिखते हैं पीने योग्य जल का पीएच मान संतुलित, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग, पीएच बराबर 7 होना चाहिए। अगली बात, जो पीने योग्य जल है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ठीक है ना, जल से हमको ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है ना, अगर जल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो पीने योग्य जल नहीं है। ठीक है ना, उसमें से बदबू आने लग जाती है। लिखें पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। तो बच्चों ये पीने योग्य जल के गुणधर्म हैं। ठीक है ना, इनको नोट करो। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब दूषित जल का सेवन करने से क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे दूषित जल का सेवन करने से
होने वाली हानियाँ, होने वाली हानियाँ एडिंग डाल लें। देखो, दूषित जल का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहली बात, सिंपल पॉइंट है इसके, लिखें डैश लगा के, दूषित जल पीने से हैजा, हैजा एक तरह का बुखार होता है, कोमा टाइफाइड, टाइफाइड भी एक तरह का बुखार होता है, हैजा कोमा टाइफाइड, कोमा कोलेरो, कोलेरो भी एक तरह का बुखार होता है, कोमा फ्लू, हैजा टाइफाइड, कोमा कोलेरो, कोमा फ्लू, कोमा हेपेटाइटिस, 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 कोमा दस्त, कोमा पेचिस, दस्त, कोमा पेचिस आदि रोग हो जाते हैं। आदि रोग हो जाते हैं। अगली बात करते हैं, दूषित जल से स्नान करने से, दूषित जल से स्नान करने से चर्म रोग हो जाते हैं। चर्म रोग हो जाते हैं, जैसे खाज खुजली वगैरह, ठीक है ना। चर्म रोग त्वचा से संबंधित रोग, एक ही बात है। अगली बात लिखें, दूषित जल पीने से पाचन क्रिया खराब हो जाती है। पाचन क्रिया खराब हो जाती है। अगली बात करें, दूषित जल का या दूषित जल पीने से गुर्दे, गुर्दे बोलते हैं वृक्कों को, किसको बोलते हैं? वृक्कों को। वृक्क या गुर्दे एक ही बात है, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको किडनी। वृक्क या किडनी क्या होती हैं? रुधिर में से मूत्र को अलग करने की एक मशीन होती है, ठीक है ना। रुधिर है, रुधिर में मूत्र या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, वो रुधिर में घुले रहते हैं, ठीक है ना। तो किडनी या वृक्क क्या करते हैं? रक्त को अलग कर देता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देता है। अब नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो है पानी में घुल के मूत्र का निर्माण करते हैं, जिसको बाहर उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है ना। तो दूषित जल पीने से गुर्दे खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगली बात करें, यदि पानी में फ्लोराइड, फ्लोराइड बच्चों दवा आती है जो कीटाणुओं को मारती है, यदि पानी में इसकी मात्रा अधिक है तो क्या होगा? यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो इसके सेवन से, अधिक है तो इसके सेवन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। आगे लिखें आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें आगे। दूषित जल पीने से नारू
या बाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नारू या बाला रोग हो जाता है, ठीक है ना। अब नारू या बाला रोग होता किससे है? एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। क्या नाम है बच्चों उसका? ड्रेकनकुलस। नोट लगा के लिखेंगे यहाँ पे, नारू रोग का, यही पूछा जाता है बच्चों पेपर में, यही पेपर में पूछा जाता है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है, ठीक है। 1 नंबर का लिखें, नारू रोग का रोगजनक ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस होता है। बच्चों नोट करें, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है अपना मोटापा। अगला टॉपिक क्या है? मोटापा के बारे में बात करते हैं। मोटापा या ओबेसिटी, ओबेसिटी। अब मोटापा क्या होता है? ओबेसिटी, ई आएगा, ओबेसिटी। देखो मोटापा कहते किसको है? मोटापा एक तरह से कहते हैं कि शरीर पर चर्बी जमा हो जाना। क्या जमा हो जाना? चर्बी जमा हो जाना, ठीक है। अगर शरीर पर चर्बी जमा हो रही है तो इसका मतलब वो व्यक्ति मोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोटापा को अपन ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे परिभाषित करेंगे, जब शरीर पर इतनी चर्बी जमा हो जाए कि वो शारीरिक क्रियाकलापों में बाधा डालती हो, तब उसको कहेंगे मोटापा। ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति के चर्बी जमा हो रही है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो मोटापा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो लिखेंगे आप लोग मोटापा ऐसे लिखेंगे, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर, शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है, इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है, इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, डालने लगती है। तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, वसा कहते हैं चर्बी को, चर्बी और वसा एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों। चर्बी और वसा एक ही बात है, ठीक है ना। अगर जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, तो इस स्थिति को मोटापा कहेंगे अपन, वैसे ही मोटापा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, मोटापा के कारणों के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालें मोटापा के कारण।
मतलब मोटापा किन किन कारणों से होता है, मोटापा किन किन कारणों से होता है। लिखें इसमें, मोटापा के कारण निम्नलिखित हैं। मोटापा के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर एक लिखेंगे आप लोग, अत्यधिक वसा या चर्बी युक्त भोज्य पदार्थों, अत्यधिक वसा या चर्बी युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन करने से पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यदि अत्यधिक चर्बी या वसा युक्त भोजन को करेंगे तो इससे क्या होगा, मोटापा हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, शारीरिक व्यायाम ना करने से, शारीरिक व्यायाम ना करने से, ठीक है। शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर पर चर्बी जमती ही रहेगी, ठीक है ना, शारीरिक व्यायाम ना करने से। आगे, जंक फूड किसे कहते हैं, चाउमीन, भल्ला, पेटीज, ठीक है ना बच्चों। जंक फूड एवं अत्यधिक तेलीय खाद्य पदार्थों के सेवन से आगे अगली बात करते हैं, नंबर चौथा पॉइंट की बात करते हैं। आलस्य युक्त जीवन व्यतीत करने से, ठीक है ना। हमारे शरीर में आलस्य है, हम पड़े रहते हैं तो वसा धीरे धीरे अपने आप जम जाएगी, मतलब शरीर का आकार बिगड़ने लग जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, शरीर का आकार बिगड़ने लग जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब मोटापा के कारण तो हो गए, लेकिन मोटापा यदि व्यक्ति को हो जाए तो मोटापा से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं, अगली हेडिंग डालेंगे, मोटापा के कारण होने वाली हानियां। मोटापा के कारण होने वाली हानियां, या कोष्ठक में लिख देंगे हम रोग। क्या लिख देंगे, रोग। मोटापा के कारण कौन कौन सी हानियां या फिर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, लिखें। मोटापा के कारण अनेक रोग जैसे निद्राकालीन श्वास समस्या। ये क्या होता है, निद्राकालीन मतलब सोते समय व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, खर्राटे भरता है, जबरदस्ती करता है, ठीक है ना, सांस उसके समाती नहीं है, ठीक है। निद्राकालीन श्वास समस्या रहती है, ठीक है ना। आगे, हृदय रोग, यहाँ पर वसा जमने से क्या होता है, हृदय पर दबाव पड़ता है, जिससे हृदय रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। नस ब्लॉक हो जाती हैं, अगर शरीर पे अत्यधिक वसा जमा हो जाती है तो इसके वजन के कारण जो सिरा एवं धमनी जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक, ठीक है, या हृदय रोग आदि हो जाते हैं। अगला मधुमेह है।
मधुमेह रोग, कौमा, कई प्रकार के कैंसर, कई प्रकार के कैंसर एवं अस्थि संध्यार्थी एवं अस्थि संध्यार्थी रोग हो जाते हैं, आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले मैंने आपको मोटापा के कारण बताए थे, ठीक है ना। अब मोटापा के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये वाले रोग इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन जनरली 1 नंबर का पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा निद्राकालीन श्वास समस्या किसके कारण आती है, तो आपका आंसर होता है मोटापा। आपका आंसर क्या होता है, मोटापा। आप नोट लगा के एक परिभाषा लिखेंगे, नोट लगा के एक परिभाषा लिखेंगे, शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक मतलब BMI मीन्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। शारीरिक भार सूचकांक क्या होता है, ठीक है। देखो मानव भार ले लें हम, यहाँ पे मानव का क्या ले लें, भार, मतलब मानव का वजन ले लें, मानव का वजन ले लिया। अब मानव के वजन को मानव के वजन में मानव की लंबाई का भाग दे दें। किसका भाग दे दें, लंबाई का भाग दे दें, शारीरिक लंबाई, तो BMI का मान आ जाता है। किसका मान आ जाता है, BMI का मान आ जाता है। तो हम कह सकते हैं, लिखें परिभाषा, लिखें परिभाषा, मानव भार, मानव भार बा लंबाई का अनुपात शरीर भार सूचकांक कहलाता है। का अनुपात शरीर भार सूचकांक कहलाता है। शरीर भार सूचकांक कहलाता है, ठीक है ना। इसको लिख लें, BMI इक्वस टू मानव भार डिवाइडेड बाई शारीरिक लंबाई, इसको लिख लें, ठीक है ना। लिखें इसको। आगे लिखें, यदि BMI का मान 30 किग्रा पर मीटर स्क्वायर, 30 किग्रा पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, के बराबर होता है, तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। नोट कीजिए बच्चों, तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग याद करें, ठीक है, बार बार लिख के याद करें। आगे लास्ट की वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।